वेलकम टू ट्रू क्लास बाय भानु। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जनरल मैनेजमेंट का नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट पार्ट 1। इसमें मैं आपको इन डिटेल सारी डिटेल में आपको मैनेजमेंट पढ़ाऊंगा। 7 या 8 लेक्चर में हमारा पूरा मैनेजमेंट कवर हो जाएगा। और मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा कि आपका ये पेपर से पहले 2 या 3 दिन में पूरा वीडियोस कंप्लीट हो जाए। और इसमें सारी डिटेल में मैं आपको मैनेजमेंट पढ़ाऊंगा। साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। जो अभी लेटेस्ट जनवरी में भी एग्ज़ाम हुआ था उसके भी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और एक क्वेश्चन सीरीज़ भी बना देंगे जिसमें कि आपका जल्दी से जल्दी रिव्यू हो जाए क्वेश्चंस का वीडियो देख के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो जनरल मैनेजमेंट पढ़ने के लिए सबसे पहले मैंने कुछ नोट्स बनाए हुए हैं, उनको हम रीड करेंगे और मैं आपको उनको समझाते जाऊँगा क्योंकि ये लेक्चर जो है बायलिंगुअल है। इंग्लिश में इसका पार्ट है और मैं आपको हिंदी में इसको समझाते जाऊँगा, तो आप लोग इसको देखते जाइएगा और समझते जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो का इसमें जो हमने टॉपिक कवर करे हुए हैं इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, लेवल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। ठीक, तो कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट जो है हमारा, ये कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट क्या कहता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कि कोई भी संस्था है जो कि अपने गोल, अपने एक एम को और अपने ऑब्जेक्ट को, उस चीज़ को अचीव करने के लिए, मतलब कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन, मान लीजिए ये ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, और इसको ये मान लीजिए कि ये एमआई का फ़ोन बनाती है और इसको इसने टारगेट रखा है कि मुझे 100 फ़ोन एक दिन में, वन डे में बनाना है। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब अपने गोल को टाइमली अचीव कर लेती है तो उस वो कहलाता है हमारा मैनेजमेंट। इसे बोलते हैं गुड मैनेजमेंट। ठीक है, गुड मैनेजमेंट। तो इन्होंने यही बोला है कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस होती है जो कि अचीव द वेरियस गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन इन एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। अब इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनर का मतलब क्या होता है? कोई भी इफेक्टिव का मतलब होता है कि मान लीजिए जैसे कोई डैम बनना है, ठीक है, कोई डैम बनना है। अब डैम बनने के लिए हमें उतना टाइम, जो हमने टाइम दिया हुआ है, अगर वो टाइमली बन जाता है तो ये बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम इफेक्टिव मैनर। और अगर टाइम बढ़ते, क्या बढ़ने से साथ साथ क्या होगा, टाइम बढ़ेगा, हमारी कॉस्ट भी बढ़ेगी। कॉस्ट बढ़ेगी तो प्रॉब्लम भी होगी और मटेरियल की भी कॉस्ट बढ़ती जाएगी। तो इसे क्या बोलेंगे हम, मिस मैनेजमेंट। लेकिन अगर हमारा टाइमली कवर बन गया डैम तो इसे हम बोलेंगे इफेक्टिवनेस। और एफिशिएंट मैनर मतलब क्या, कि मान लीजिए हमें डैम बनने में 100 बोरी सीमेंट जो थी चाहिए थी, लेकिन टाइम बढ़ते बढ़ते पता चली वो 110 हो गई। तो हमारा क्या हुआ यहाँ पे, मिस मैनेजमेंट हुआ, किस चीज़ का, मटेरियल का। तो अब मटेरियल का मिस मैनेजमेंट हुआ तो ये भी मिस मैनेज है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, इनएफिशिएंसी कहलाएगी। लेकिन हमें क्या करना है, एफिशिएंट मैनर में, मतलब जो हमने टारगेट रखा है 100 बोरी का, उसको हमें कवर करना है। तो हमारा कोई भी गोल हो उसको हमें अचीव करना है इफेक्टिवली और इफिशिएंट मैनर में। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम मैनेजमेंट। ठीक है, अब मान लीजिए जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। ठीक, मान लीजिए जैसे मम्मी है, ठीक है, हाँ, सबके घर में मम्मी जो होती हैं वो क्या करती हैं कि उन्हें मान लीजिए 5,000 रुपये दिए जाते हैं। ठीक है, तो उनको उस 5,000 में फीस भी भरना है हम लोगों की, फीस के साथ साथ उन्हें घर भी चलाना है, घर के हाउस होल्ड रहते हैं, और कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंस जो है वो भी चलाने पड़ते हैं। तो मम्मी लोग जो मैनेजमेंट करती हैं वो कितने बढ़िया तरीके से करती हैं। मान लीजिए उनका फीस में उनको 1,000 रुपये देने हैं, हाउस होल्ड में मान लीजिए 3,000 रुपये किराना वगैरह भी खर्च होता है, और एक्स्ट्रा में जो बचे तो वो 1,000 बचे। तो उनसे सेविंग भी करना है क्योंकि मेडिकल की भी ज़रूरत होती है, दवाइयों की, और भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो देखिए उन्होंने 5,000 में वो कितने अच्छे से उसको चला लेती हैं। तो इसी को हम बोलते हैं गुड मैनेजमेंट। ठीक है, तो आपको मैनेजमेंट का समझ में आ गया कि मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, तो मैनेजमेंट में ये देखिए, आप ग्राफ के थ्रू भी समझते जाइएगा कि कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, कि एक प्रोसेस होती है। ये हमारी क्या है, ये मम्मी के पास, मम्मी जो ये काम कर रही है इसको क्या बोलेंगे, प्रोसेस। तो ये प्रोसेस होती है जिसमें कि वो इफेक्टिवनेस और इफ़िशियंसी के द्वारा
उस काम को पूरा कर लेती है, मतलब उस गोल को अचीव कर लेती है, हर महीने का प्रॉपर तरीके से चला लेती हैं, तो उसे बोलते हैं हम कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, इसमें नेक्स्ट चलते हैं हम, तो प्रोसेस क्या होती है। ठीक है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। प्रोसेस रिफर टू द परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस फंक्शंस ऑफ अ मैनेजमेंट। प्रोसेस जो होती है एक परफॉर्मेंस होती है बहुत सारे फंक्शनों को मैनेजमेंट करने के लिए, जैसे प्लानिंग हो गया, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, स्टाफिंग हो गया, डायरेक्टिंग हो गया और कंट्रोलिंग हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं आपको बताऊंगा पूरा मैनेजमेंट जो है हमारा इस 5 चीज़ों पर भी डिपेंड करता है। के बाद हम चलते हैं इफेक्टिवनेस क्या होता है। मैंने अभी आपको समझाया, कोई भी टास्क को हम सही समय पे कर लेते हैं, कंप्लीटिंग द गिवन टास्क इन अ स्टिपुलेटेड टाइम। किसी भी टास्क को हम उस सीमित समय में, जो हमारा पर्याप्त समय है, जो हमें दिया हुआ समय है, उसमें करने के लिए हम उसे बोलते हैं इफेक्टिवनेस। ठीक है, इसके बाद होता है इफ़िशियंसी। इफ़िशियंसी मैंने क्या बताया कि जो चीज़ में कम से कम चीज़ में या रिसोर्सेज में काम को कंप्लीट करना, उस टास्क को कंप्लीट करना। मान लीजिए हमें 100 बोरी दिया हुआ था, 100 बोरी सीमेंट दिया हुआ था, तो हमें 100 बोरी में ही उसको काम करना है। कम हो सकती है लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकती, तो उसे बोलते हैं हम इफ़िशियंसी के साथ। ठीक है, क्या होता है इफेक्टिवनेस इम्प्लाइज एक्चुअल अचीवमेंट ऑफ गोल। इफेक्टिवनेस क्या होता है कि हम उस गोल को अचीव करें, और एफिशिएंसी क्या होती है कि रिडक्शन ऑफ कॉस्ट। मैंने क्या बताया कि कम से कम लागत में, तो उसे बोलते हैं हम एफिशिएंसी। और इफेक्टिवनेस मतलब जल्दी से जल्दी हम उस गोल पे पहुंच जाए। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई हमारी, इफेक्टिवनेस हो गया। हमने क्या क्या पढ़ लिया, इफेक्टिवनेस पढ़ लिया, एफिशिएंट पढ़ लिया और प्रोसेस पढ़ लिया, और कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट पढ़ लिया कि किस तरीके से हमारी मम्मी जो है घर को मैनेज करती है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और देखते हैं क्या होता है। देखिए, तो आप इससे समझ जाएंगे कि इफेक्टिवनेस क्या होती है। कंप्लीट द वर्क इन रिक्वायर्ड टाइम। कोई भी काम को उस पर्याप्त समय में करने के लिए हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिवनेस। एफिशिएंसी क्या होती है, कंप्लीट द वर्क इन मिनिमम कॉस्ट एंड, कम से कम लागत में जो हमारे पास रिसोर्सेस है उससे काम करने के लिए हम बोलते हैं एफिशिएंसी। ठीक है, तो जब हम इसको काम को कंप्लीट कर लेते हैं तो ये हमारे पास एक रिजल्ट आता है, और यहाँ भी एक क्या आता है, रिजल्ट। रिजल्ट में क्या आता है कि कम से कम लागत में, और यहाँ कम से कम टाइम में, कम से कम टाइम या समय में। जो जब ये दोनों मिलके बनता है, कम से कम टाइम और कम से कम कॉस्ट, तो ये हमारा कहलाता है सही गोल, और इसी को हम बोलते हैं गुड मेंट, गुड मैनेजमेंट। ठीक है, तो इतना चीज़ समझ में आ गया। तो ये हमारा एक टॉपिक जो है कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट का कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखिए इसमें क्या बोला है। फर्स्ट जो है हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। किसी भी काम को करने के लिए हमें उसका एम बनाना पड़ता है। जैसे हम मान लीजिए कोई जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो हम उसका गोल बनाएंगे कि हमें पीईबी का जॉब में अपीयर होना है, अपीयर होने के बाद इसमें सिलेक्ट होना है। तो ये हमारा क्या है, गोल। ठीक है, ये हमारा क्या है, गोल। तो यही जब भी किसी बिजनेस में या किसी भी सिस्टम में हम वर्क करते हैं, तो हमें उस मैनेजमेंट में सबसे पहले हमारा गोल सेट करना पड़ता है, एम, एम सेट करना पड़ता है। ठीक है, तो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस ही होती है। मैनेजमेंट ऑलवेज एम एट अचीविंग द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को उसका गोल अचीव करने के लिए ही बोलते हैं गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं, सेकेंड हमारा क्या है, परवेसिव। परवेसिव का मतलब क्या होता है, वेरियस फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर परफॉर्म्ड बाय एवरी ऑर्गेनाइजेशन रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर, साइज, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड जोग्राफिकल लोकेशन। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए कोई कोई इंस्टीट्यूट है या कोई स्कूल है। ठीक है, तो उस स्कूल को जब जब उस स्कूल को बनाते हैं तो उसको सबसे पहले उसका नेचर देखा जाता है कि वो स्कूल, मान लीजिए जैसे कॉलेज है, तो कॉलेज में जो डिपार्टमेंट्स है, मान लीजिए मैथ्स का है, साइंस का है, फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है। ठीक है, तो ये हो गया क्या, उसके नेचर की, वो किस नेचर पे डिपेंड करता है। उसके बाद कितनी बड़ी एरिया में बनना है, और उसके कैरेक्टर्स क्या हैं कि गर्ल्स का भी रहेगा कि बॉयज़ का भी रहेगा, ये उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। और उसकी लोकेशन कहाँ पे है, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, इसके परवेसिव्स, मतलब उसके सारे वातावरण अनुकूल जो हमारे किसी भी बिजनेस का या इंस्टीट्यूट का जो रहता है उसको बोलते हैं परवेसिव। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आ भी चुका है व्यापम में, लास्ट जो लास्ट 2017-18 के पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ था।
इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, कंटिन्यूस प्रोसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ये हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। इसमें ये पूछा गया है, इसमें ये कंटिन्यूस प्रोसेस होती क्या है, मैनेजमेंट इज सेड टू बी कंटिन्यूस प्रोसेस। इसे कंटिन्यूस प्रोसेस क्या क्या होता है, कंटिन्यूस प्रोसेस इन द सेंस दैट मैनेजर परफॉर्म सेवरल फंक्शंस साइमल्टेनियसली। मतलब मान लीजिए कोई कोई अब आप हैं, जैसे मान लीजिए एक ये लड़का है, ठीक है, इसको उसकी मम्मी ने बोला कि जाओ सब्जी लेके आ जाओ, वेजिटेबल्स लेके आ जाओ। उसके बाद उन्होंने फ़ोन लगाया कि बोला कि दही लेके आ जाओ, ठीक है। और उसी के साथ साथ एक और काम बोल दिया कि मैगी लेके आ जाओ, ठीक है। तो ये आपको एक काम दे दिया, दो काम दे दिया, तीन काम दे दिया। मतलब आप अकेले हैं, लेकिन आपकी मम्मी ने जब आपको कॉल किया तो काम कितने दे दिए आपको, तीन काम दे दिए। तो आप तीनों रास्ते से आएंगे, उस रास्ते से आएंगे तो तीनों काम करते आएंगे। तो इसी को बोलते हैं हम कंटिन्यू प्रोसेस, कि आप एक काम के लिए गए थे लेकिन आपने तीनों काम को परफॉर्म कर लिया एक साथ। मतलब आप एक ही बार में गए तो एक ही साथ सारे काम ले आए, तो इसी को बोलते हैं हम कंटिन्यूस प्रोसेस, ठीक है। तो मैनेजर परफॉर्म सेवरल फंक्शन, बहुत सारे फंक्शंस को एक साथ करने के लिए उसे बोलते हैं हम कंटिन्यूस प्रोसेस। इसके बाद हमारा आता है डायमेंशंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ मैनेजमेंट में क्या होता है, डायमेंशन ऑफ मैनेजमेंट जो होता है मल्टी फेस्ड एज इट्स इन्वॉल्व न्यूमरस डायमेंशन, ठीक है। डायमेंशन ऑफ मैनेजमेंट में क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं मल्टी फेस, मतलब एक से ज़्यादा फेसेस को बोलते हैं मल्टी फेसेस, ठीक है। तो इसमें इन्होंने तीन टाइप से उसको बांटा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले किस में बांटा है, काम को, ठीक है, फिर लोगों को, पीपल्स को, और तीसरा बांटा है ऑपरेशन, ठीक है। तो काम को बांटने के लिए, ठीक है, तीन भागों में इन्होंने इसको बांटा है, मल्टी डायमेंशन। डायमेंशन एक डायमेंशन ये हो गया, दो ये हो गया, और ये हो तीसरा ये हो गया 3D, ठीक है। तीन डायमेंशन में काम को किस तरीके से बांटा है, तो देखिए, परफॉर्म द डेफिनेट फंक्शन, मैनेज हेल्प्स इन ट्रांसलेटिंग द वर्क इन टर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स, ठीक है। जो काम है उसको उनने को इस तरीके से डिफाइन किया है कि हमें उस गोल तक, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है और गोल है उस तक पहुंचना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा काम, ठीक। इसके बाद हम जो हमारा पीपल्स का, मैनेजिंग पीपल्स का क्या है कि जो वर्क वर्क टुवर्ड्स द गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स, जो हमारे लोग हैं वो हमारे उस गोल तक और ऑब्जेक्टिव तक कैसे पहुंचेंगे, इसको बोलेंगे मैनेजिंग पीपल, ठीक है। उसके बाद आएगा मैनेजिंग ऑफ ऑपरेशन। जो भी हमारी कंपनी, मान लीजिए जो भी हमारी कंपनी उसको बना रही है, आउटपुट बना रही है, उस वो कंपनी जो है उस गोल तक कैसे पहुंचेगी, उसको बोलेंगे हम ऑपरेशन, ठीक है। तो इसको अगर हम रिलायबल करें तो मान लीजिए जैसे ये कोई कंपनी है, ये मान लीजिए कोई कंपनी है, तो ये बनाती है क्या, केक, ठीक है। ये केक बनाती है, तो सबसे पहले वहाँ पे क्या करेंगे, केक केक बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, मशीन तो है हमारे पास, तो सबसे पहले वहाँ पे पूरा मशीन का सेटअप करेंगे। सेटअप करने के बाद लोग लोग क्या करेंगे, इस मशीन को ऑपरेट करेंगे, और ऑपरेट करने के बाद मान लीजिए केक बन बन के कटते जा रही है और ये डब्बे में पैक होते जा रही है, ठीक है। तो ये पैक होने में ये जो प्रोसेस है ये कहीं फेल ना हो जाए, कोई मशीन ख़राब ना हो जाए या केक जल ना जाए, तो इस पूरी प्रोसेस में क्या हुआ कि लोगों की भी ज़रूरत पड़ रही है, काम तो हो ही रहा है, हमारा केक बन रही है, दूसरी चीज़ लोग भी चला रहे हैं, और तीसरा ऑपरेशन भी सक्सेसफुल स्मूथली चल रहा है। तो इसको, और वो भी गोल क्या है हमारा, कि हमारी केक बन के डब्बे में पैक हो जाए। तो इसे बोलते हैं हम डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल मैनेजमेंट, ठीक है। तो इसमें देखिए इन्होंने डिफाइन भी किया है कि मैनेजमेंट ऑफ वर्क में क्या है, एवरी ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट डूइंग सम वर्क, प्रत्येक जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो कुछ ना कुछ अपना काम करती रहती है, ठीक है। उसके बाद है मैनेजमेंट कन्वर्ट दिस वर्क टू गोल, जो मैनेजमेंट है वो अपने कन्वर्ट क्या कर लेती है, अपने कार्य को गोल में कन्वर्ट कर लेती है, क्योंकि जब वो काम हो जाएगा तो वो उनका गोल अचीव हो जाएगा। उसके बाद आता है इट प्रोवाइड वेज टू अचीव गोल इन टर्म ऑफ, जो जो उन्होंने गोल अपना अचीव करना है उसमें क्या करेंगे, वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम आती तो उसको सॉल्व करेंगे, कुछ डिसीजंस भी लेंगे। अगर मान लीजिए केक जल गई है, मान लीजिए बहुत सारे केक का बंडल जल गया, तो जैसे जल्दी से जल्दी उसको डिसीजन लेना पड़ेगा कि दूसरा बनाना पड़ेगा। बजट भी रहेगा, वो जल गई है केक तो उसके लिए बजट भी देना पड़ेगा, क्योंकि वो केक जल गई तो उसका तो वेस्टेज हो ही गया। और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी असाइन करेंगे कि किसने उसने लापरवाही करी कि उसके कारण जो है वो केक जल गई। देखिए इतने जो है मैनेजमेंट ऑफ वर्क में ये इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बाद हम आते हैं मैनेजमेंट ऑफ पीपल।
पीपल जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं उन्होंने क्या किया, तो मैनेजमेंट डील्स विद एम्प्लॉयज़ एज इंडिविजुअल एज वेल एज ग्रुप। तो जो वहाँ पे प्रत्येक आदमी उस मशीन पे काम कर रहा होगा या जो उस ग्रुप से काम कर रहे होंगे उनका भी देखा जाएगा काम कि उनने क्या डील किया है, ठीक है। इसके बाद नीड्स टू टेक केयर, और हमारे एम्प्लॉय की भी ध्यान में, कंपनी है मान लीजिए, तो उसको अपने एम्प्लॉयज़ को भी ध्यान में रखना है कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बीमार तो नहीं है, नहीं तो वो कब बीमार है तो वो देख नहीं पाया इस चलते, तो उनका भी ध्यान रखना है एम्प्लॉयज़ का, ठीक है। इसके बाद है टास्क टू यूनाइट द एफर्ट्स टू इंडिविजुअल टुवर्ड्स द एकम्प्लिश ऑर्गेनाइजेशन गोल। अब जो केक बनना था वो अकेला एक व्यक्ति का तो काम है नहीं, वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन का काम है कि वो काम ही क्या कर रही है कि केक बना रही है। तो उस ऑर्गेनाइजेशन का भी वो गोल है, इसीलिए सब मिल के उस काम को टीम वर्क में उस काम को करेंगे तो वो गोल भी अच्छे से हो जाएगा। अब तीसरा जो आता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन बोलते हैं उसे। ऑपरेशन में क्या होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड मैनेजमेंट ऑफ पीपल। क्या करते हैं कि मैनेज हमारा जो काम था, मतलब ये जो हमारा काम है और लोगों, जब दोनों मिल जाते हैं तो हमारा, देखिए लोग मिल गए, कुछ भी है और काम भी अच्छे से चल रहा, तो हमारा ऑपरेशन क्या कहलाएगा, स्मूथ फंग, ठीक है। स्मूथली हमारा काम चल रहा है, जब लोगों को प्रॉब्लम नहीं रहेगी, मशीन में प्रॉब्लम नहीं रहेगी तो बढ़िया काम चलेगा। तो वही चीज़ उन्होंने बताई है। इसके बाद इन्होंने बोला है इट इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग टर्म्स ऑफ वर्क टू बी डन। जो हमारा कार्य हुआ उसका पता करने का, जो मेथड हमने उपयोग करी है केक बनाने में उसका भी ध्यान रखना है, और जिस जिस व्यक्ति को जो काम दिया है वो भी सही चल रहा है या नहीं, तो ये तीन चीज़ें हमने चेक करते हैं हम ऑपरेशन। तो ये हो गया हमारा क्या, मल्टी डायमेंशनल मैनेजमेंट, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट जो है हमारा ग्रुप एक्टिविटीज़। ग्रुप एक्टिविटीज़ मैंने आपको बता ही दिया कि जब पूरा टीम वर्क जो है काम करेगा एक साथ, तो वो हमारा कॉमन गोल, जो हमारा सबका जो एक गोल है वो कॉमन गोल बन जाएगा, और कॉमन गोल बन जाएगा तो वो अच्छे से काम होगा, किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं तो मिसमैनेजमेंट होगा कि एक केक ला रहा है, एक एक बेकिंग कर रहा है, तो ऐसे में अलग अलग करने से क्या होगा, सबको पता नहीं रहेगा कि कितना क्या नमक डालना है, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि वो मिसमैनेज हो जाएगा, इसीलिए ग्रुप एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़रूरी है। तो यूनिफाइज करना पड़ता है, सारी ग्रुप को पता होना चाहिए कि किस में क्या क्या एफर्ट्स लगने हैं। इसके बाद आता है डायनामिक्स, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। डायनामिक्स, डायनामिक्स क्या होता है मैं समझा देता हूँ। तो कंटिन्यूस अडेप्ट टू द चेंजिंग बिजनेस इन्वायरमेंट। मान लीजिए आपने कोई फ़ोन लिया, मान लीजिए आईफोन लिया, ठीक है, आईफोन 5 लिया, और जैसे ही आपने लिया उसके एक हफ्ते बाद आईफोन 6 आ गया, और एक हफ्ते बाद 7 आ गया, एक हफ्ते बाद 8 आ गया। देखिए टेक्नोलॉजी जो है कितनी जल्दी जल्दी बढ़ती जा रही है। तो उस सिनेरियो में हमारे बिजनेस का जो इन्वायरमेंट है उसको भी हमें एडाप्ट करना है, कि जो टेक्नोलॉजी बढ़ते जा रही है तो हमें इस रेस में साथ में चलना है। अगर आप साथ में नहीं चलोगे, आज भी आप आईफोन 5 यूज़ करोगे और यहाँ पे 12 आ गया है या 13 आ गया, तो आप कितने पीछे रहोगे, तो आपका बिजनेस जो है वो ग्रोथ नहीं होगा। तो हमें डायनामिक बनना है, हमेशा जो भी बिजनेस में नया आ रहा है हमें उसको ट्राई करना है, ठीक है, उस इन्वायरमेंट के हिसाब से ढलना है। तो ये होता है हमारा डायनेमिक्स, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं इंटेंजिबल। इंटेंजिबल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आया हुआ है पहले भी, डायनेमिक्स भी आया हुआ है पहले। तो इंटेंजिबल का मतलब क्या होता है कि मैनेजमेंट कैन नॉट बी सेंड बट इट प्रेजेंस कैन बी फील्ड, इंडिकेटर ऑफ गुड मैनेजमेंट कैन बी फील्ड। तो इंटेंजिबल का मतलब होता है प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। मान लीजिए आप कोई केक बना रहे हैं, तो किसी ने नमक डाल दिया, किसी ने शक्कर डाल दी, किसी ने कुछ डाल दिया, तो इससे क्या होगा, वो केक का जो मिक्सचर है वो ख़राब हो जाएगा। एक प्रॉपर मैनेजमेंट भी होना चाहिए कि उनको जो गोल्स दिए हैं, मान लीजिए उनको बोला है या जो उनको कोड दिए हैं कंडक्ट करने के लिए कि मान लीजिए आपको 1 kg नमक ही डालना है, 1 kg शक्कर ही डालना है, तो जो व्यक्ति को जो काम दिया गया है उसको उस तरीके से ही करना है। तो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए किसमें, अपने वर्क फील्ड में। मान लीजिए उसने यहाँ पे चम्मच उठा के कहीं और रख दी और वो व्यक्ति को पैर में लग गई, गिरते हुए पैर में लग गई, तो इस तरीके का मिसमैनेज नहीं होना चाहिए। तो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन इन वर्क इन्वायरमेंट, और जो एम्प्लॉय वहाँ काम कर रहे हैं उनको भी होने चाहिए और सेटिस्फाइड होने चाहिए अपने काम से, तभी वो अपना जो काम है वो बहुत अच्छे से कर सकेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा इंटेंजिबल। इसके बाद हम आते हैं हमारा थर्ड जो हमारा पॉइंट है या हेडिंग है, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट भी में है ना, हम आपको समझाते जाते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है कि सेट एंड अचीव द फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसमें क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव में क्या है कि, और उस ऑर्गेनाइजेशन को, मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें उस व्यक्ति को क्या चाहिए कि जो भी, मान लीजिए मैंने कोई स्कूल खोली,
स्कूल में कंपटीशन भी रहेगा, तो मैं मार्केट में सर्वाइव कैसे करूँगा, ठीक है। और उसके बाद सर्वाइव के बाद क्या रहेगा कि हमें उससे प्रॉफिट हो रहा कि नहीं हो रहा, कोई बिजनेस खोला आपने या स्कूल खोली के बाद आपका रहेगा कि ग्रोथ आपकी उस बिजनेस में बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा। तो ये 3-4 चीज़ें जो रहती है हमेशा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव रहता है। मान लीजिए आपने कोई शॉप खोली फ़ोन की, अब आपने शॉप तो खोल ली लेकिन और भी आपके अड़ोस पड़ोस में बहुत सारी शॉप थी। तो आपको ये देखिए कि आपके फ़ोन बिक रहे हैं या नहीं बिक रहे हैं, तो आप प्रॉफिट में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, या आपका ग्रोथ हो ही नहीं रहा। आपने 10 फ़ोन रखे हैं, आपके 10 के ही 10 फ़ोन रखे तो आपका ग्रोथ भी रुक गया। तो उसमें क्या होगा कि आपका जो बिज़नेस है वो लॉस में चला जाएगा। इसीलिए आपको हमेशा एक गोल सेट करना है कि मुझे 1 महीने में फ़ोन बेचना ही है। तो फिर उस प्लानिंग से आप चलेंगे तो आपका जो बिज़नेस है वो हमेशा रन सक्सेसफुल होगा, ठीक है। तो 3 इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स कौन-कौन से होते हैं? सर्वाइवल, ठीक है। नीड्स फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन, प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन को उसकी नीड रहती है। सर्वाइव एंड एग्जिट द कॉम्पिटिटिव मार्केट, जो भी मार्केट में कंपटीशन है उसको आपको डील करना है और सर्वाइव करना है, ठीक है। लॉन्गर टाइम तक, वो भी लॉन्गर टाइम, लंबे समय तक, तभी आपका बिजनेस जो है अच्छे से चलेगा। इसके बाद आते हैं प्रॉफिट में। ये भी एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज एबल टू अर्न, प्रत्येक व्यक्ति को प्रॉफिट भी अर्न करना है तभी तो उसका बिजनेस और बढ़ेगा। और उसका जब अर्न करेगा वो प्रॉफिट लाएगा तो वो ग्रो भी करेगा और एक्सपांड करेगा अपना बिजनेस, एक की जगह 2 दुकान खोलेगा। तो इसके साथ साथ ये हो गया हमारा किसका ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव। अब उसके बाद होता है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि हम किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को सोसाइटी के लिए बेनिफिट करा सकें, ठीक है। बेनिफिट करा सके, तो बेनिफिट फॉर, इसका मतलब होता है बेनिफिट फॉर सोसाइटी। सोशल ऑब्जेक्टिव्स, मान लीजिए आपने कोई हॉस्पिटल खोली, हॉस्पिटल खोली आपने, हॉस्पिटल खोलने से क्या हुआ कि वहाँ के जो लोकल के लोग हैं उन्हें भी फ़ायदा मिल गया, आपके जो एम्प्लॉई हैं उन्हें भी फ़ायदा मिल गया, आपने फ्री इलाज के लिए दे दिया। लोकल्स को भी, लोकल्स को नियर बाय पड़ गया तो उनको भी बेनिफिट मिल गया कि हमारे पास में नज़दीक में हॉस्पिटल खुल गई। एम्प्लॉयज़ को आपने फ्री फ्री में दे दिया तो वो भी बेनिफिट हो गया। तो इस तरीके से हमें हर चीज़ सोशल का भी ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखना पड़ता है। मान लीजिए जैसे आईफ़ोन बनाया आपने, ठीक है, आईफ़ोन 10 बनाया जो, तो उसमें कुछ कमी थी तो आपने उसको ठीक करके आईफ़ोन 11 में डाल दिया। तो यही जो रहती है ना कि जो सोशल्स को या पीपल्स को जो ज़रूरत होती है उनके अकॉर्डिंग आपको भी चलना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें क्या बोला हमने सोशल ऑब्जेक्टिव में कि क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीज़नेबल प्राइस, जो हम प्रोडक्ट्स बनाएंगे वो सस्ते दाम में, चीप में मिलें और अच्छी क्वालिटी के मिलें। तो ये हर व्यक्ति को चाहिए पड़ता है। इको फ्रेंडली हो कि हमारे एनवायरनमेंट पे कोई इफ़ेक्ट ना पड़े। एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, जो भी अगर आपने हॉस्पिटल खोली तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। उसके साथ साथ फैसिलिटी ऑफ एम्प्लॉयज़, जो वहाँ पे काम करेंगे उनको स्पेशल फैसिलिटी दे देंगे आप, तो उनके लिए भी बेनिफिट है। और अवॉइड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, मान लीजिए यहाँ पे कोई फर्जीवाड़ा ना हो तो इसको भी अवॉइड करना है। तो इससे क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए देखिए ये है क्रिएटिंग वेरियस सोशल एमिनिटीज़, जैसे आपने सोशल एमिनिटीज़ में क्या क्या खुलवा दिए, जैसे स्कूल खुलवा दिया, हॉस्पिटल खुलवा दिए। तो ये होते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स। ये क्या होते हैं कि बेनिफिट्स फॉर सोसाइटी, जो हमारी सोसाइटी को बेनिफिट्स देते हैं। इसके बाद आते हैं हम पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स में क्या होता है कि इंडिविजुअल, मतलब प्रत्येक व्यक्ति की जो ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग उस ऑब्जेक्टिव को हम ध्यान में रखते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स में कॉम्पिटिटिव सैलरी, मान लीजिए आपने उस हॉस्पिटल खोली तो हॉस्पिटल 1 में किसी व्यक्ति को 5,000 रुपये मिल रहे हैं, तो आपके पास कंपटीशन है और आपकी है हॉस्पिटल 2 तो आप उसको 5,500 दे रहे हैं। तो ये हो जाता है कॉम्पिटिटिव सैलरी। उस व्यक्ति को अच्छी सैलरी यहाँ मिल रही है तो वो यहाँ डाइवर्ट होगा, तो ये उस व्यक्ति को क्या, उसमें तो सैलरी से मतलब है, तो वो सैलरी के लिए आपके पास आएगा। तो ये होता है कॉम्पिटिटिव सैलरी, ठीक है। उस व्यक्ति को ज़रूरत है तो वो आएगा ज़्यादा सैलरी लेने। उसके बाद कि पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे भी ध्यान देना है। मान लीजिए आपने हॉस्पिटल खोली तो वहाँ के जो एम्प्लॉई हैं उनकी भी ध्यान रखना है। अगर आप ये डीलक्स फैसिलिटी देंगे तो उसका चार्ज ज़्यादा लगेगा, तो उसकी का भी चार्ज देना पड़ेगा उसे। इस तरीके से मतलब हर व्यक्ति को ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद पीर एंड सोशल रिकॉग्नाइजेशन, मान लीजिए आपके यहाँ कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है तो उसको आपको शाबाशी भी देनी है, अगर वो अच्छा काम करता है उसका सोशल रिकॉग्नाइजेशन भी होगा, वो पहचाना जाएगा कि ये इस व्यक्ति ये यहाँ पे काम करता है, ये यहाँ पे काम करता है, अच्छा काम करता है, इस तरीके से। तो ये उस पर्सनल व्यक्ति के खुद के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि किसी व्यक्ति को कैसे जज किया जाता है। उसके बाद गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशन, उस व्यक्ति के लिए अच्छा माहौल भी होना चाहिए कि वो व्यक्ति जो है हमारा बढ़िया काम करेगा, क्योंकि वो जब वो खुश रहेगा तो अच्छा काम करेगा। तो ये होगा पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो ये हमारा
जो है ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। इसके बाद हम चलते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब इम्पोर्टेंस क्या है हमारे मैनेजमेंट का जो हम बात कर रहे हैं। ये सबसे पहले आता है इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट में अचीवमेंट ऑफ गोल। किसी भी संस्था में मैंने बताया आपको, अगर आपने बिजनेस खोला है तो आपको हमेशा टारगेट क्या है कि हमें उस एम तक पहुंचना है। यहाँ भी हमारा टारगेट है, मान लीजिए हमें 100 फ़ोन बेचना है, मतलब बेचना है, तो यही हमारा टारगेट है। तो हमें हमेशा अपने गोल को अचीव करना है, ये हमारा इम्पोर्टेंस है। दूसरा चीज़ एफिशिएंट मैनर में करना है, ये मैं बता चुका हूँ कि कैसे हमें कम से कम लागत में और जल्दी से जल्दी करना है। फिर क्रिएटिव डायनामिक्स भी बता चुका हूँ कि माहौल के अकॉर्डिंग अपन को चेंज भी होना है। उसके बाद है अचीवमेंट ऑफ पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। पर्सनल ऑब्जेक्टिव मैंने अभी बताया कि आप खुश रहेंगे, अच्छे से काम करेंगे तो आप उसको भी मोटिवेट रहेंगे, तो आप जल्दी से जल्दी उसको गोल को अचीव कर लेंगे। उसके बाद जो आपने प्रोडक्ट बनाए हैं वो सोसाइटी के भी काम आएंगे। तो ये हो गए हमारे इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं, ये देखिए उसका जो चार्ट बना हुआ है इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट का। ये सबसे पहले तो आपको अपने गोल पे फोकस करना है, उसके बाद एफिशिएंट तरीके से काम करना है, उसके बाद माहौल के अकॉर्डिंग जज करना है, डायनेमिक्स के बाद आपको आपके पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी ध्यान में रखना है कि मुझे वो बेनिफिट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और तीसरा चीज़ सोसाइटी के लिए बेनिफिट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट में। नेचर ऑफ मैनेजमेंट में 3 टाइप से इन्होंने बताया है कि मैनेजमेंट को हम आर्ट समझते हैं, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज एन साइंस विज्ञान समझते हैं, या मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, ठीक है, या उसे कार्य समझते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसको समझें, जैसे मैंने आपको बताया था कि हर घर में जो मम्मी होती है वो बहुत अच्छे से मैनेज करती है। मम्मी क्या करती है, ट्यूशन की भी फीस दे दी, ठीक है, घर का भी काम चला लिया और कुछ पैसे भी बचा लिए, सेविंग भी कर ली। तो ये उनकी क्या है, एक आर्ट है। भले ही उनने पढ़ा नहीं है मैनेजमेंट, लेकिन उनका क्या है, ये आर्ट है कि वो कितने अच्छे से उस चीज़ को मैनेज कर लेते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति का हर चीज़ में, हर उपयोग में वो मैनेजमेंट का उपयोग करता है, तो उसे बोलते हैं हम आर्ट, ठीक है। तो इसको हमने डिफाइन किया है, मैनेजमेंट एक आर्ट भी है। अब मैनेजमेंट ऑफ साइंस की बात करते हैं, तो मैनेजमेंट ऑफ साइंस कैसे है कि मान लीजिए साइंस में आपने क्या किया कि आपने कैलकुलेशंस करी कि इस तरीके से हम मान लीजिए 50 रुपये तो हम यहाँ खर्च करेंगे, 20 रुपये तो यहाँ खर्च करेंगे। तो ये आपने मैनेजमेंट आपने कैलकुलेशन करी और ये सब करके फिर साइंटिफिक तरीके से रिसर्च करेगी, इस तरीके से हम इसको मैनेज करेंगे, थ्योरीज देखी, ग्राफ्स देखे, तो ये हो गया हमारा साइंस। के बाद आते हैं प्रोफेशन। प्रोफेशन में, बाय प्रोफेशन में कैसे हम समझेंगे इसको कि मान लीजिए कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, के पास कोई इंस्टीट्यूट है, उसका इंस्टीट्यूट है। अब इंस्टीट्यूट ने क्या बोला है कि आप अगर इस अगर मान लीजिए आपने 10,000 रुपये से आगे खर्च करे, 10,000 रुपये से आगे खर्च करे तो आपको पेनल्टी लग जाएगी। तो ये उन्होंने क्या बना दी है, कोड ऑफ कंडक्ट्स। ये मतलब उन्होंने कुछ ऐसी कंडीशंस बना दी हैं कुछ इंस्टीट्यूट ने। प्रोफेशन में मान लीजिए आप सीए का कोर्स करने जाएंगे, तो अगर आपने 10,000 से ज़्यादा खर्च करी तो आपको पेनल्टी लगेगी। तो ये जो होते हैं ये प्रोफेशन में होते हैं कि आपको कुछ रूल्स रेगुलेशन के दायरे में रहना पड़ता है, तो रूल्स के दायरे में रहना पड़ता है, तो वो हमारा होगा प्रोफेशन, ठीक है। जैसे आप इंजीनियरिंग कॉलेज में गए, अब इंजीनियरिंग कॉलेज में आपने क्या, अगर आपने बोला कि लंच में आप बाहर निकलेंगे तो आपको पेनल्टी लगी, तो वो उनका क्या है, रूल्स। तो यही जो है भाई प्रोफेशन कहलाता है, ठीक है। तो पहले आर्ट हो गया, साइंस हो गया, प्रोफेशन हो गया। ये चीज़ समझ में आ गई। देखिए यहाँ लिखा भी है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, सर्विस मोटिव। तो यही चीज़ इसमें बताई है, मैनेजमेंट एज अ साइंस मैनेजमेंट फुलफिल्स द क्राइटेरिया, ठीक है। इसके बाद मैंने ये चीज़ आपको पूरा समझा दी है शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट टॉपिक जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। लोग बहुत ही अच्छे से समझिएगा। इसमें क्या होता है, इसमें 3 टाइप को है ना पिरामिड में, तो हम बनाएंगे, तो इसको हम समझाएंगे कैसे आपको। इसमें एक मैंने ग्राफ भी डाला हुआ है, देखिए ये होता है हमारा मैनेजमेंट, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, एक टॉप मैनेजमेंट होता है, एक मिडिल मैनेजमेंट होता है और एक लोअर मैनेजमेंट। तो ये है हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होते हैं वो हमेशा जो कंपनी होती है उसके सबसे बड़े ऑफिसर्स होते हैं, जैसे सीईओ हो गया, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो गया, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर हो गया, सेल्स ऑफिसर हो गया, टेक्नोलॉजी ऑफिसर हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, डायरेक्टर हो गया।
जितने भी ऑफिसर्स लोग रहते हैं वो हमारे टॉप मैनेजमेंट में रहते हैं। उसके बाद होता है मिडिल मैनेजमेंट। मिडिल मैनेजमेंट में क्या होता है, मैनेजर्स लोग रहते हैं। मार्केटिंग मैनेजर हो गया, परचेज हेड हो गया, सेल्स मैनेजर हो गया, ऑपरेशन मैनेजर हो गया, ब्रांच मैनेजर हो गया, फाइनेंस मैनेजर हो गया। मतलब मिडिल में क्या हो गया, हमारे मैनेजर्स, ठीक है। इसके बाद आता है लोअर लेवल। लोअर लेवल में रहते हैं सुपरवाइजर्स लोग, फोरमैन्स लोग, क्लर्क लोग, जूनियर मैनेजर, इंस्पेक्शंस, ठीक है। तो ये हमारे होते हैं लो लेवल मैनेजर्स, ठीक है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि किस किस व्यक्ति, किस लेवल में किस व्यक्ति को क्या काम दिया जाता है, वो हमारे एक ये पिरामिड में बना हुआ रहता है। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि हम इंस्टीट्यूट को अपने किस तरीके से इसको डील करते हैं। इसके बाद देखिए मैं आपको समझाते जाता हूँ। टॉप लेवल मैनेजमेंट में मैंने बताया कि आपके चेयरमैन आते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, सीईओ, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स और चीफ फाइनेंस ऑफिसर। तो इनका काम क्या होता है वो देखिए। फॉर्मुलेट ये क्या करते हैं, उस ऑब्जेक्टिव बनाते हैं उस कंपनी का। ये लोग क्या करते हैं कि उस कंपनी का गोल बनाते हैं कि हमें इस इधर तक पहुंचना है। ये लोग क्या करते हैं, प्लान करते हैं और पॉलिसीज़ बनाते हैं। इसके बाद जो भी एक्टिविटी हो रही है ऑर्गेनाइजेशन में उसको ध्यान में रखते हैं। और ये चीज़ ध्यान में रखते हैं कि सर्वाइवल ध्यान में रखते हैं और ग्रोथ कंपनी की। जितने भी हेड लोग रहते हैं वो इस चीज़ को ध्यान में रखते हैं। तीसरा चीज़ फाइनेंस को मैनेज करते हैं, रिसोर्सेज को, कि कोई ज़रूरत तो नहीं है किसी चीज़ की। इसके बाद उनका जो काम रहता है वो रहता है कि कॉन्टैक्ट, सब व्यक्तियों से कॉन्टैक्ट, और भी इंस्टीट्यूट से कॉन्टैक्ट, बड़े बड़े लोग जो कंपनी में रहते हैं, ठीक है। तो ये उनका काम ही होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट का। इसके बाद जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है उसमें क्या होता है कि ये होते हैं, एक लिंकेज होते हैं टॉप लेवल से, और टॉप लेवल और लोअर लेवल का ब्रिज होते हैं, ये ब्रिज, ठीक है। ये क्या होते हैं, ब्रिज। ये देखिए लिंक्ड बिटवीन टॉप लेवल एंड लोअर लेवल। क्यों, क्योंकि टॉप लेवल की जो बातें हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट का जो बातें हैं वो लोअर लेवल को डील करते हैं। कौन, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। इनमें ये मैंने बताया मैनेजर्स होते हैं सारे टाइप के, ठीक है। तो इनका फंक्शन क्या होता है, उस जो पॉलिसीज टॉप लेवल वालों ने बनाई है उसका इंटरप्रेटेड करते हैं वो लो लेवल मैनेजर्स को। और ये ऑर्गेनाइज करते हैं उन एक्टिविटीज़ को, जो उन्होंने एक्टिविटीज़ दी हुई हैं टॉप लेवल वालों ने, वो इनको फॉर्मुलेट करते हैं और नीचे पहुंचाते हैं। इसके बाद रिक्रूटमेंट करते हैं। देखिए ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस वाला एचआर वाला है। एचआर मैनेजर ये क्या करते हैं, रिक्रूट करते हैं एम्प्लॉय को। इसके बाद ये मोटिवेट भी करते हैं, अगर कोई एम्प्लॉय दुखित है या प्रॉब्लम है कुछ भी, तो उसे मोटिवेट करते हैं और कंट्रोल करते हैं एम्प्लॉयज़ को। उसके बाद आता है लोअर लेवल मैनेजमेंट, जो होता है सुपरवाइजर, फोरमैन, जो एलडीसी बोलते हैं, जैसे लोअर डिवीजन क्लर्क, ठीक है। तो लोअर लेवल मैनेजमेंट ये होता है। इसमें क्या होता है, सुपरवाइजर, सुप्रीडेंट, फोरमैन, क्लर्क, सेक्शन ऑफिसर और सब डिपार्टमेंटल एग्जीक्यूटिव। तो इनका काम क्या रहता है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, और जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो किसको पहुंचाना, मिडिल लेवल को, मतलब बीच वाले को। जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है काम करते समय तो वो किसको पहुंचाएंगे, मिडिल लेवल मैनेजमेंट को। फिर वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या करेगा, ऊपर तक पहुंचाएगा। ये एक प्रोसेस है लेवल वाइज, ठीक है। ये भी ध्यान में रखना है कि वो सेफ और सिक्योर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। रिक्रूटमेंट हुआ है तो वो सही से अपॉइंटमेंट हुआ है कि नहीं हुआ, ये भी चेक करना पड़ता है इन्हें। इसके बाद जो हमारा वर्कर्स का और लोकल लोकल मतलब जो सुपरवाइज़र का बातचीत है, वो सही हो रहा है कि नहीं, उस काम को कर रहे हैं कि नहीं। क्वालिटी भी मैं चेक करना पड़ता है, मेंटेन है कि नहीं। मान लीजिए वहाँ पे स्लीपर्स बन रही हैं, ठीक है। स्लीपर्स बनने वाले में वहाँ 10 स्लीपर्स बननी थी लेकिन बन रही हैं 5, तो वो भी चीज़ देखना, और अच्छी क्वालिटी की बन रही, कहीं कटी पिटी तो नहीं बन रही। ये भी हमारे लोअर लेवल मैनेजमेंट को चेक करना पड़ता है। और उनमें टीम स्पिरिट जगानी पड़ती है कि कोई व्यक्ति नीचे बैठ के गप्पे तो नहीं मार रहे हैं, अगर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और उनको उत्साहित करना पड़ता है कि हाँ आप अच्छे काम कर रहे हैं। ये होता है हमारा लो लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये हर बार आता है, 2 क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं, तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब आते हैं हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इसी में हमारा पूरा मैनेजमेंट खत्म हो जाएगा, इतने पाँच पाँच पॉइंट्स में। तो जो 5 पॉइंट्स हैं कौन कौन से हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये हमारे 5 पॉइंट्स जो हैं, इसी में हमारा पूरा मैनेजमेंट जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में क्या होता है कि मैनेजमेंट ऑफ फंक्शंस, दीज फंक्शंस कंटिन्यूअसली एंड साइमल्टेनियसली ऑल द टाइम। ये जितने भी फंक्शंस हैं हमारे, ये एक साथ काम करते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट में, ठीक है। किसी भी इंस्टीट्यूट में एक साथ काम करते हैं। तो इनका काम करने का तरीका जो है पढ़ते हैं हम और आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जो प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन रहती है, मैंने क्या बताया आपको कि ओ लोग करते हैं टॉप लेवल मैनेजर,
ठीक है। पहले उन्होंने क्या किया, प्लानिंग करी। प्लानिंग करने के बाद क्या किया, उसको ऑर्गेनाइज किया कि हमें क्या क्या ज़रूरत है, क्या क्या नहीं है, एनवायरनमेंट चेक किया। उसके बाद क्या किया, जब वो उन्होंने प्लानिंग कर ली, ऑर्गेनाइजेशन जगह देख ली, सब देख ली, अब वो क्या करेंगे, रिक्रूटमेंट करेंगे। ठीक है, रिक्रूटमेंट करेंगे, लोगों को बुलाएंगे, जॉब्स देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, अब जब जॉब्स दे दी, लोग आ गए, तो उनको डायरेक्ट करेंगे। और डायरेक्ट कौन करेंगे, मान लीजिए हमने अच्छे स्किल्ड वर्कर्स को रखा है, तो वो स्किल अपना परफॉर्म करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो मान लीजिए हमने इंजीनियर रखा, डॉक्टर रखा, तो वो उस तरीके से काम करेंगे। और फिर जब उनको काम करेंगे तो उनको कंट्रोल भी करना पड़ेगा। तो कंट्रोल करने के लिए हम बताएंगे कि इस तरीके से काम करिए, आपको स्टैंडर्ड चेक करना है, सब करना है। तो ये कौन करेगा, हमारा लोअर लेवल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम इसको डिस्कस करते हैं। देखिए प्लानिंग में क्या होता है, प्लानिंग में होता है टेकिंग डिसीजंस रिगार्डिंग व्हाट इज़ टू डू बी डन एंड व्हाई, होम एंड हाउ। तो हम क्या करते हैं, डिसीजंस लेते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये हम प्लानिंग में डिस्कस करते हैं। ठीक है, और अपने गोल को अचीव करते हैं। ठीक, के बाद आते हैं ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या करते हैं, हम आने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसमें हम हर चीज़ का टास्क को वेरी आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई द वेरियस टास्क एंड रिसोर्सेज विच वुड बी रिक्वायर्ड। जो हमें ज़रूरत है उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं हमारे प्लान में। ठीक है, ये बाद आता है स्टाफिंग। स्टाफिंग में क्या करते हैं हम, हायरिंग अप्रोप्रिएट पर्सनल अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द वर्क। हम क्या करते हैं, अपने हायर करते हैं लोगों को जिस जो हमारे रिक्वायरमेंट के अनुसार हमें चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में क्या करते हैं, हम उन जो हमने हायर करे हैं लोग, उनको गाइड करते हैं कि जो हमारे टास्क हैं और एक्टिविटीज़ हैं उनको प्रॉपर तरीके से हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करें। और हम उन्हें क्या करते हैं, मोटिवेट भी करते हैं और लीडरशिप भी करते हैं। ठीक है, ये सब होने के बाद हम नेक्स्ट क्या करते हैं, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं, हम ये इंश्योर कराते हैं उन्हें कि जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं उन पे आपको प्रॉपर तरीके से काम करना है, और जो हमारे मेजर्स हैं उनको परफॉर्म करना है, और बिना कोई स्टैंडर्ड को तोड़े हुए, और कम से कम मिनिमम डाइवर्जन फ्रॉम द सेट ऑफ टारगेट। कम से कम प्रॉब्लम्स में और बढ़िया तरीके से उस चीज़ को परफॉर्म। ये हो गया हमारा क्या, कंप्लीट। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट जो है हमारा कोऑर्डिनेशन। ठीक है, कोऑर्डिनेशन में क्या होता है, तो हम डिस्कस करते हैं। कोऑर्डिनेशन एक प्रोसेस है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन क्या है, एक प्रोसेस। वेरियस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आर सिंक्रोनाइज टुवर्ड्स द कॉमन गोल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। का मतलब ये है कि जब भी हम कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो हमें हमेशा कोऑर्डिनेशन तो चाहिए ही पड़ता है। मान लीजिए एक व्यक्ति लड़ गया, दो व्यक्ति लड़ गए, तो ऐसे में क्या झगड़ा होगा, तो काम रुकेगा, काम रुकेगा तो काम लॉस होगा कंपनी को। तो हमेशा किसी टीम वर्क से हमें कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। मान लीजिए एक व्यक्ति काम कर रहा है और उस पर वो काम हो नहीं पा रहा है, तो दो व्यक्ति और आके उसको काम को हेल्प करेंगे, तो कोऑर्डिनेट करके जो है हम पूरे काम को बहुत ही इफ़िशिएंट और कम से कम इफ़िशिएंट और इफ़िशिएंटली दोनों हम काम कर सकते हैं इफेक्टिवली। ठीक है, तो ये होता है हमारा कोऑर्डिनेशन। बस आपको समझना है, ज़्यादा लिखना नहीं है, पढ़ना नहीं है, बस समझते जाना है, यही इंपॉर्टेंट है। और समझ जाएंगे तो आप आराम से देखिएगा क्वेश्चन में आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, क्यों हमें ज़रूरत पड़ी इन फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की। ठीक है, देखिए प्लानिंग में मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले तो कोऑर्डिनेशन क्यों ज़रूरत पड़ती है हमें अपने फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में। तो कोऑर्डिनेशन इज़ रिक्वायर्ड, कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है, किस लिए, हमारा जो मेन प्लान है और सपोर्टिव प्लान, मतलब ये जो प्लानिंग प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन स्टाफिंग और डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग है, वो फर्स्ट से लेके लास्ट तक पूरे टाइम आपको कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी। अगर एक भी पिलर में कहीं प्रॉब्लम होती है तो आपका पूरा जो घर है वो गिर जाएगा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है पूरी किसी भी मैनेजमेंट में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट क्या करेगा, जो हमारा मेन प्लान है उसमें सपोर्ट करना चाहिए। मान लीजिए 5 CEO है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तो कोऑर्डिनेट नहीं हो पाएगा, तो प्लान भी नहीं बढ़ पाएगा आगे। उसके बाद आते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या रिक्वायरमेंट है, डिफरेंट रिसोर्सेज की, डिफरेंट अथॉरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। सब अपना अपना काम करेंगे, कोऑर्डिनेट रहेंगे एक दूसरे से डिपार्टमेंट से, तो बढ़िया काम चलेगा। अगर एक भी डिपार्टमेंट अलग जाएगा तो उसको दिक्कत हो जाएगी, तो सारे में प्रॉब्लम हो जाएगी। और उसके बाद आते हैं स्टाफिंग में। अगर मान लीजिए डॉक्टर की जगह इंजीनियर रख दिया, इंजीनियर की जगह डॉक्टर रख दिया, हाँ, और मान लीजिए कोई डॉक्टर की जो इस मशीन है वो ख़राब हो जाती है, तो इंजीनियर को तुरंत बुला लिया, तो ये दोनों क्या है, कोऑर्डिनेट रहेंगे, बढ़िया तरीके से इफिशिएंटली काम भी कर लेंगे।
के बाद आएगा क्या, डायरेक्टिंग। अगर सुपरवाइजर और सबऑर्डिनेट्स बढ़िया तरीके से एक दूसरे से कोऑर्डिनेट रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बढ़िया काम चलेगा। उनकी बात, उनका जो भी इंफॉर्मेशन या प्रॉब्लम रहेगी वो इनसे शेयर करेंगे, गैदर करेंगे, तो वो प्रॉपर प्रॉपर चैनल बनते जाएगा, और जब चैनल बनेगा तो वो सॉल्व भी कर लेंगे उस प्रॉब्लम को। उसके बाद आएगा स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस। कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत कहाँ आएगी, मान लीजिए एक व्यक्ति वही काम कर रहा है, अगर वो 10 लोग मिल के कर देंगे तो वो बढ़िया जल्दी से जल्दी हो जाएगा, और स्टैंडर्ड भी हो जाएगा, परफॉर्मेंस भी सही रहेगा। तो ये जो है कोऑर्डिनेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। जो भी हमारे 5 पिलर है इनको कंप्लीट के लिए, ठीक है। तो हम इसके बाद आते हैं फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन में क्या क्या है डिस्कस करते हैं। फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन में क्या है, इंटीग्रेटेड ग्रुप एफर्ट्स। वही मैंने बताया कि सारे लोग अगर एक काम को मिलके कर लेंगे तो बहुत जल्दी काम हो जाएगा। वन कॉमन गोल समझ के, मतलब एक गोल है और सबका वही गोल है तो उसको समझेंगे तो जल्दी जो है वो उसको क्लियर कर लेंगे, उस गोल को अचीव कर लेंगे, ठीक है। एंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन, हमेशा लोगों से लड़ना नहीं है, एक साथ यूनिटी बना के रखना है, कोऑर्डिनेट टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहना है। देखिए फिर ये कंटिन्यूस प्रोसेस आ गई जो मैंने अभी आपसे डिस्कस करी थी, ऑन गोइंग प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन जो है एक ऑन गोइंग प्रोसेस, मतलब शुरू से स्टार्ट होगी, स्टार्ट विद प्लानिंग टू कंटिन्यू टिल कंट्रोलिंग तक, जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि फर्स्ट से चालू होगी तो लास्ट तक वो कोऑर्डिनेशन जो है हमारी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। इसके बाद ये भी मैं समझा चुका हूँ और परसेप्स की नेचर देखना है हमें, किस तरीके से हमारा कंपनी का चल रहा है, कोऑर्डिनेशन में पूरे लेवल्स जो है वो सही से बात करते हैं या नहीं करते हैं। तो ये हो गया हमारा परवेसिव फंक्शन। रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसमें जो टॉप लेवल मैनेजर्स हैं वो लो लेवल मैनेजर्स की सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे, तो ये भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की कोऑर्डिनेशन बना रहे। इसके बाद डेलिब्रेटेड फंक्शन। डेलिब्रेटेड फंक्शन में क्या है कि कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़, जो भी एक्टिविटीज़ है उनको सब मिल के परफॉर्म कर लें अपने अपने तरीके से, तो बढ़िया तरीके से काम हो जाएगा। तो ये होता है हमारा फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, ठीक है। अब हम इसके बाद आते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड मैनेजमेंट। इम्पोर्टेंस क्या है कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो क्या होता है कि इम्पोर्टेंस क्यों है कि देखिए आपने कोई मान लीजिए आपने कोई कंपनी खोली, कंपनी की मान लीजिए आपका अगर कोऑर्डिनेशन रहेगा तो आपकी ग्रोथ बढ़ेगी, तो ग्रोथ बढ़ेगी तो आप एक की जगह 4 कंपनियां खोल लेंगे, ठीक है ना। 4 कंपनी खोलेंगे तो आपको और ग्रोथ बढ़ेगी तो आपकी साइज़ बढ़ेगी, तो साइज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बढ़ेगी, तो मतलब साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीज नीड्स द कोऑर्डिनेशन। जितनी आपकी ग्रोथ बढ़ती जाएगी आपको और कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी। बाद है फंक्शनल डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में क्या है कि जो व्यक्ति को जो काम दिया है वो अलग अलग ना करके एक ही गोल समझे कि हमें प्रॉफिट है कंपनी के लिए, तो क्या करना पड़ेगा, वन कॉमन गोल ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे लोगों को एक साथ आके उस काम को करना पड़ेगा। ये होता है हमारा फंक्शन डिफरेंशिएशन, ठीक है। इसके बाद आता है स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन में जो व्यक्ति जो राइट काम करता है, स्किल्ड वर्कर है, उसका जो है स्पेशल एक्टिविटी उसको देनी चाहिए। इंजीनियर को इंजीनियर का वर्क, डॉक्टर को डॉक्टर का वर्क, स्पेशलिस्ट फॉर द राइट डायरेक्शन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, इंपॉर्टेंस कोऑर्डिनेशन, ठीक है। ये मैंने पूरा आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ा दिया है, और इसमें हम जो व्यापम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको डिस्कस करते हैं, और आप देखिए आप पे बनते हैं या नहीं, ठीक है। तो इसको हम डिस्कस करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मैनेजमेंट द मैनेजमेंट फंक्शन कंसर्न विथ मॉनिटरिंग एम्प्लॉयज activities, determining organization perform towards its goal and making correction as required as, ठीक है। बोला है प्रबंधन कार्य जो कर्मचारियों की गतिविधियों से संबंधित है, प्रबंधन कार्य, ठीक है, मैनेजमेंट अपने लक्ष्य की दिशा में संगठनात्मक प्रदर्शन को निर्धारित करते हैं और आवश्यक सुधार करते हैं। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया कि ये जब एक साथ मिल के काम कर लेते हैं, पूरा काम करते तो ये क्या होता है, कंट्रोलिंग, ठीक है। समझ में आया आपको, बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चंस आते हैं, अगर आपने एक बार समझ लिया तो आपको नॉर्मल कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए कि दो या दो से अधिक लोगों एक समूह जो एक सामान्य लक्ष्य, देखिए मैं अभी बताते जा रहा हूँ आपको, यूनिफॉर्म में एक साथ टुगेदर, यही ये देखिए ना, ठीक है, जिसके लिए वे एक साथ प्रतिबद्ध हुए हैं वो पूरा करने के लिए अपने प्रयासों की बातचीत और समापन करते हैं। तो देखिए वो टीम वर्क में करना चाहिए उस काम को। कोऑर्डिनेशन ही यही कोऑर्डिनेशन इसी को बोलते हैं, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक। के बाद हम आते हैं, इसका आंसर है ए,
है, इसका भी आंसर है ये कंट्रोलिंग। इसका टीम वर्क का देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज यूज्ड डिफाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन रीजन फॉर एग्जिस्टेंस। ठीक है, निम्न में से कौन सा शब्द संगठन का अस्तित्व के कारण को परिभाषित परिभाषित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? संगठन को परिभाषित करने के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, वो गोल भी समझ सकते हैं, विजन भी समझते हैं, उद्देश्य भी, ऑब्जेक्टिव भी समझ सकते हैं। लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है ऑर्गेनाइजेशन, जब चैप्टर आएगा तो उसमें मैं समझा दूंगा। ये एक टाइप का मिशन होता है, जो कि मान लीजिए कोई बिजनेस कंपनी है, उसके जितने भी लोग हैं वो हैं क्या, फौजी। तो वो फौजी है और वो अपना गोल को अचीव करना है। ठीक है, तो वो एक मिशन लेके चलते हैं। ठीक है, उसको मिशन लेके चलते हैं तो वो हमेशा अचीव कर सकते हैं गोल को। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्या है, द कंटिन्यूटी कमिटी कमिटमेंट ऑफ द बिजनेस टू बिहेव ethically and contribute to economic development while improving the quality of life and stakeholders such as employee, customer and public known as। देखिए, मैंने क्या बताया था कि जो हमारे ग्राहक हैं या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी ध्यान में रखते हुए, उसकी प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए, उसकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, और जो हमारा प्रोडक्ट हमने बनाया वो ग्राहकों को ध्यान में रखते हुए, इनमें से कौन सा जो है वो हम ऑप्शन चूज कर सकते हैं। ठीक है, कर्मचारी, ग्राहकों और जनता जैसे हितधारकों को जीवन की गुणवत्ता में सुधार करते हुए। मैंने बताया था कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी रहती है। ठीक है, गवर्नेंस नहीं रहता, बिल्डिंग नहीं रहता, कंप्लाइंसेस नहीं रहता, तो ये आंसर क्या हो गया हमारा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये आपको मैं अभी पढ़ा चुका हूँ। बाद हम आते हैं नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव्स बताए थे मैंने, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स और पर्सनल ऑब्जेक्टिव। में क्या है, सोशल ऑब्जेक्टिव, जो कि ग्राहक कर्मचारियों का भी ध्यान रखना है, हित ग्राहकों का भी और जनता का भी। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं 5 एलिमेंट्स ऑफ द मैनेजमेंट प्रोसेस। देखिए, मैंने ये अभी बताया था आपको, PODC। ठीक है, POSDC में क्या होगा, ऑर्गेनाइजिंग प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग के बाद आता है स्टाफिंग, स्टाफिंग के बाद आता है डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग के बाद कंट्रोलिंग। ठीक है, मैं देखिए प्लानिंग, ये तो देखिए ये ऑर्गेनाइजेशन पहले आ गई, ये तो हो नहीं सकता। प्लानिंग डायरेक्टिंग ये नहीं हो सकता। देखिए, प्लानिंग करेंगे, लीड करेंगे, फिर ऑर्गेनाइज करेंगे, मैनेज करेंगे और कंट्रोल करेंगे। ठीक है, अकाउंटिंग तो हो ही नहीं सकता, तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, सी। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, POSDC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, ये हमारा पूरा लेक्चर कंप्लीट हो गया है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। और आपका जो भी सुझाव है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और मेरा टेलीग्राम चैनल है, तो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम भी यही है, ट्रू क्लास बाय भानु। उसमें आप ज्वाइन करें तो मैं उस पर PDF आपको अपलोड करा दूँगा। थैंक यू।